Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel English Mashup. So friends, today I will continue with my last topic, which is British literature, or you can say that history of English literature. In last video we will discuss about the how to Britain became and who is the first ruler of the Britain, what is the language of the English, and English language which is belong to Indo-Germanic family. Okay, so, in my last video we will also discuss about the 12 ages of British literature, and first old English period, which have two subpart, is Anglo-Saxon age and Norman age. In my last video we will discuss about the Anglo-Saxon age, and I have told you about that Anglos whose rule to England in which is the southern part of Britain, and Anglo-land become England, and Saxon whose rule is Scotland, which is the northern part of the Britain. So now today we will discuss about the Norman age, which is started with the 1066 to 1340 AD. सो चलते हैं आज के इस नॉर्मन एज, जो कि आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड का सब पार्ट है, सेकंड पार्ट है. और लास्ट में मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको एंग्लो सैक्सन एज बताई थी. अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस मेरी वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो भी बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो. तो फिर आज हमारा है नॉर्मन एज. तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि एंग्लो कैसे बने, 4 ट्राइब्स जर्मनिक, जो जर्मन की 4 ट्राइब्स थी वो किस तरह से आपके ब्रिटेन में जाती हैं, वहाँ पे फिर वो रूल करती हैं, अपने लैंग्वेज को वहाँ पे लेके जाती हैं. तो आज हमारा है नॉर्मन एज. तो नॉर्मन एज बेसिकली कौन है? नॉर्मन वो है बेसिकली जिन्होंने आपका क्या करा था, जो कि नॉर्वे से आए थे. ठीक है, तो जो नॉर्मन से वो आपके नॉर्वे से आए थे, और they called actually में Vikings also. ठीक है, they were fighter, they were attacker, they were pirates also. ठीक है, और उन्होंने जो आपके लास्ट एंग्लो सैक्सन के जो किंग थे, किंग एडवर्ड, उन पर उन्होंने अटैक करा नॉर्मन्स ने, और वहाँ पे उन्होंने उनको हराया, और द नॉर्मन कन्क्यूज्ड ऑफ इंग्लैंड. यानी कि नॉर्मन्स जो थे, उन्होंने जो एडवर्ड थे, जो लास्ट किंग थे, उनको उन्होंने वहाँ से हरा दिया, उनको उन पर अटैक करा, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने रूल को स्टैब्लिश करा. ठीक है, तो नॉर्मन बेसिकली क्या थे, जिन्होंने इंग्लैंड को जीता था. और नॉर्मन्स ने सिर्फ एंग्लोस पे ही अटैक करा था, उन्होंने सैक्सन यानी स्कॉटलैंड पे अटैक नहीं करा था. ओके, तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज. Norman French became the language of the court and aristocracy, while English became the language of the masses. तो नॉर्मन जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने वहाँ पे प्रमोट करा. फ्रेंच लैंग्वेज वो लोग बोलते थे. ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज का वहाँ पे आपका एक तरह से यू कैन से दैट कि इन्वेंट वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में बोली जाने लगी. और वो जो लैंग्वेज से बेसिकली कहाँ यूज होगी, कोर्ट में, यानी कि जो पार्लियामेंट्स वगैरह होते हैं, और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो थी वहाँ पे, वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करती थी. और इंग्लिश वहाँ पे बस ओनली मासेस, यानी जो लोकल वहाँ के लोग या एक ग्रुप ऑफ जो पीपल्स होते हैं, वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते थे. ठीक है, और जो आपके नॉर्मन के जो किंग थे, जो नॉर्वे से आए थे, वो थे आपके विलियम, जिन्होंने किस पे अटैक करा था, एडवर्ड, जो कि लास्ट किंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन एज. ठीक है, एडवर्ड डिफीटेड बाय द विलियम. तो अ नॉर्मन ब्रॉट फ्रेंच लिटरेरी एटीट्यूड एंड सेंसिबिलिटी टू इंग्लैंड. तो बेसिकली नॉर्मन्स जो थे, दे वर सिविलाइज, दे वर सेंसिबल. ओके, क्योंकि उससे पहले क्या थी, वो जर्मन की ट्राइब्स थी वहाँ पे. तो जो एक सिविलाइजेशन, एक सेंसिबिलिटी, एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो कहते हैं, वो सब कौन आया था, वो फ्रेंच के लोगों ने उन्हें वहाँ पे सिखाया बेसिकली. कि जिसे कहते हैं मैनर्स, एटिकेट्स, एटीट्यूड्स, वो सब क्या था, वो फ्रेंच के लोगों ने वहाँ पे, यानी नॉर्मन्स ने आके वहाँ पे सिखाया था. ठीक है, और आपकी बेसिकली यहाँ पे मैंने पोम्स भी बताई हैं, जो कि बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पोम है आपकी उस टाइम पे, दैट इज पायर्स प्लोमैन एंड सर गेविन एंड ग्रीन नाइट. ये आपकी इंपॉर्टेंट पोएम है, जो कि आपकी 12th सेंचुरी में लिखी गई थी. ठीक है, 12th सेंचुरी में लिखी गई थी. अगेन नो ऑथर नेम, कोई भी ऑथर का नेम नहीं है, बट दे आर कंप्लीटेड है, पर कोई ऑथर नेम
नहीं था। एक मेजर आपका इवेंट याद रख बहुत ज़रूरी है, 1337 से 1453 वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था आपका 100 ईयर वॉर, बिगनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर बिटवीन किसके, बिटवीन आपका फ्रांस यानी कि यू कैन से सॉरी फ्रांस आपको पता समझ में आ गया होगा कि नॉर्वे से जो लोग आए थे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वहाँ पे 100 ईयर्स तक वॉर चला था, जिसके स्टार्टिंग आपके 1337 से 1453 तक ये आपका वॉर चला था। ठीक है, और लिटरेरी वर्क बेसिकली वहाँ पे क्या था, मिट्रिकल रोमांस यानी कि मिट्रिकल यानी रिटर्न इन मीटर में लिखे जाते थे, एडवेंचर्स के ऊपर पे लिखे जाते थे, मिक्स लैंग्वेज थी, रोमन फ्रेंच प्लस इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज का मिक्स होके वहाँ पे जो उनका लिटरेरी वर्क था वहाँ पे उस टाइम पे वो फेमस हुआ था। सो ये आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड थे जिसके 2 सब पार्ट थे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एंग्लो सैक्सन बहुत अच्छे से इजी वे में समझाया था, और आज हमने इस नॉर्मन एज को कवर किया है। तो अब हमारा नेक्स्ट पीरियड आता है, हमारा वो है मिडाइवल इंग्लिश पीरियड, जो कि आपका 1340 से 1550 AD। ठीक है, तो ये मिडाइवल इंग्लिश पीरियड है, इसके भी आपके 2 सब पार्ट्स हैं, एज ऑफ चौसर और सेकंड आपका आता है रिवाइवल या रिफॉर्मेशन एज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों सब पार्ट कवर करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके मेन खास जो पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले वी शुड नो अबाउट द कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द नेम ऑफ एज ऑफ चौसर, कि क्या रीज़न है कि उसको हम एज ऑफ चौसर कहते हैं। तो एज वी ऑल नो दैट कि चौसर was the father of English literature, father of English poetry, father of मतलब प्रोज, मतलब मैनी टाइटल्स दे आर गिवन। ठीक है, हमने उनको बहुत सारे टाइटल्स दिए, और कैंटरबरी टेल्स उनका फेमस, उनका जो वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है, जिसके बारे में नेट वगैरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चौसर एज क्यों है, क्यों उस टाइम पे आपका बेसिकली क्या है कि चौसर की सारे जो वर्क्स थे वो बहुत फेमस थे, और अलग अलग प्रोफेशन के लोगों पे उस टाइम पे लोगों का क्या काम था, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों पे सटायरिक कमेंट्स करना होता था। ठीक है, तो ये उस टाइम पे बहुत होता था। तो यहाँ पे जो चौसर की वाइफ का नेम है वो मैं और आपको डिस्कस करती हूँ। चौसर की वाइफ का नेम, वाइफ नेम उनका क्या था, फिलिपा रॉट, फिलिपा रॉट, ये उनकी वाइफ का नाम था। सिस्टर इन लॉ का नाम था उनका डचेस ब्लांचे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो चौसर है उनका क्या, 3 फेज ऑफ चौसर्स राइटिंग, उनके राइटिंग वर्क को 3 फेज में उनके राइटिंग वर्क को बेसिकली डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट फेज उनका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इन शॉर्ट में, मैं तीनों फेज के बारे में आपको बताऊंगी यहाँ पे। फर्स्ट फेज उनका है फ्रेंच फेज। फ्रेंच फेज बेसिकली क्यों कहा गया, क्योंकि जो किंग एडवर्ड थे, किंग एडवर्ड थर्ड सेकंड, किंग एडवर्ड थर्ड जो थे, रिचर्ड सेकंड थे, किंग एडवर्ड थर्ड थे, द किंग सेंट चौसर टू फ्रांस। किंग एडवर्ड थर्ड ने क्या करा था, चौसर को कहाँ भेजा था, उन्होंने चौसर को फ्रांस भेजा था। ठीक है, एज डिस्गाइज स्कॉलर, मतलब एक स्कॉलर के रूप में उन्होंने उनको वहाँ पर भेजा था। जैसे कि हम लोग स्पाई, आपने मूवीज देखे, स्पाई जाते हैं दूसरी कंट्रीज में पता लगाने के लिए कि वहाँ का इकोनॉमिक क्या चल रहा है, दूसरी कंट्रीज के रिलेशन है, वो कुछ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी एडवर्ड थर्ड ने चौसर को फ्रांस भेजा था। तो वहाँ पे दे रॉट मैनी बुक्स एंड चौसर रेड अबाउट मैनी बुक्स एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी भी। ठीक है, तो चौसर क्योंकि इसलिए उनको वहाँ के फर्स्ट फेज को बोला गया फ्रेंच फेज। ठीक है, और उनकी जो फर्स्ट बुक है, जो फर्स्ट वर्क है, यू कैन से दैट, जो उन्होंने फ्रेंच में लिखा वो है आपका रोमांस ऑफ द रोजेस। रोमांस ऑफ द रोजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्क है जो उन्होंने फ्रेंच में लिखा था, और बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट इसको किया गया। सेकंड उनका है डेथ ऑफ ब्लैंच, जो उनकी सिस्टर लॉ की है, डेथ ऑफ ब्लैंच। ठीक है, तो उसकी डेथ पे उन्होंने ये लिखा था, बेसिकली ड्रीम एलेगरी है, तो जो सपने में आते हैं जो हकीकत का अलग होता है, तो एलेगरी का बेसिकली ये इनका कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड फेज है वो उनका आता है इटालियन फेज। तो उनके जो सेकंड फेज को हमने क्या बोला, उसको हमने बोला इटालियन। फर्स्ट आपका हो गया था फ्रेंच, ये है आपका इटालियन फेज। तो यहाँ पे जो किंग थे रिचर्ड सेकेंड, इन्होंने क्या करा था, एडवर्ड को भेजा था एज अ स्पाई, अगेन एज अ स्पाई ऑफ इटली, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉर चल रहा था
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर चल रहा था उसमें उन्हें ये पता लगा था कि जो इटली है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस को। तो उन्होंने वहाँ पे किसको भेजा, फिर उन्होंने इटली में भेजा था ये पता लगाने के लिए, जिसे कहते हैं जासूसी करना। तो वो सब पता लगाने के लिए उन्होंने इटली में भेजा था। उस टाइम के इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क उनका था एक हाउस ऑफ फेम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, हाउस ऑफ फेम, और डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स, डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। ये 4 बुक्स में आपका डिवाइडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हियर एक कपलेट में लिखा गया है, और डेडिकेटेड टू दांते, ठीक है, वर्जिल, इनको ये डेडिकेटेड है, ठीक है, और ओविड। तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, प्लीज़ यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं, इनको मैं आपको कवर कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड आपका फेज आता है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश फेज। इंग्लिश फेज बेसिकली इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें ना टूडर डायनेस्टी, इंग्लिश फेज जो थर्ड फेज था चौसर का, वो कौन सा था आपका, इंग्लिश फेज। तो उस टाइम पे क्या था, टूडर डायनेस्टी, बेसिकली वो इंग्लिश थे, तो वो आ गई थी, तो उनके वर्क में भी वो सब चीज़ें नज़र आई। कैंटरबरी टेल्स को लिखा गया, और थर्ड फेज जो आपका कब से कब तक है, वो 1319 टू 1400। तो ये 3 फेज हैं चौसर के, जो कि उस टाइम पे उनके वर्क पे बहुत दिखाई देते हैं। और जो पोइट्री, जो उस टाइम पे पोइट्रीज होती थी, वो बेसिकली आपकी एलेगरिकल होती थी, ठीक है, और इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच, लैटिन एंड इंस्पिरेशन पोइट्स विलियम लैंगलेट एंड जॉन गॉयल। तो कुछ फेमस पोइट्स है, और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और कि उस टाइम पे फर्स्ट बाइबल जो वल्गेट है वो ट्रांसलेट हुई थी इनटू लैटिन। और ये किसने आप करा था, दिस इज ट्रांसलेटेड बाय सेंट जेरोम जो थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करा था, फर्स्ट बाइबल वॉलगेट को इनटू लैटिन। आफ्टर दैट इंग्लिश में भी ये आपकी ट्रांसफ़र हुई थी। तो ये आपके 2-3 इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज ऑफ चौसर के, जो आपको यू हैव टू मस्ट नो, ठीक है। और फर्स्ट किंग रिचर्ड थर्ड भी इस पे आए, इस वाले एज में आए थे, ठीक है। और एक चीज़ और, पीजेंट रिवॉल्ट एंड ब्लैक डेथ, ये 2 चीज़ें आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक डेथ इसलिए क्या कि जो वॉर चला था उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो पीजेंट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजेंट रिवॉल्ट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और एक ब्लैक डेथ। तो ये 2 चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई थी। बेसिकली ब्लैक डेथ इसलिए कहा गया, बहुत सारे लोगों की डेथ वगैरह हुई थी इस वॉर में, तो इसलिए उसको नाम ही ब्लैक डेथ दे दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है चौसर का, ठीक है। एज ऑफ चौसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें, मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने रिवाइवल, रिफॉर्मेशन या बैरन एज, ठीक है। तो रिवाइवल रिफॉर्मेशन आपका एज क्या है, 1400 से 1550 AD। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमने इसको रिफॉर्मेशन, रिवाइवल या सिर्फ बैरन हमने क्यों कहा। रिफॉर्म इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम पे के जो लोग थे वो रिफॉर्म करने में बिजी थे, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिफॉर्म, मतलब एक दोबारा उसको न्यू फॉर्म करना, ठीक है। मतलब कोई नो न्यू लिटरेचर, नो न्यू फॉर्म, रिवीजन ऑफ द ओल्डर राइटिंग, मतलब जो पुराना लिखा हुआ है उसी को ही वो रिफॉर्म करने में लगे थे, उसी का रिवाइज करने में लगे हुए थे। लेकिन बेसिकली वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो रिवाइवल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिवीजन ऑफ द ओल्डर राइटिंग्स, ठीक है। रिफॉर्मेशन यानी कि जो पुरानी चीज़ें उसको रिफॉर्म करना, सुधार करना, ठीक है। तो इसलिए इसको, और बैरन एज क्योंकि कोई न्यू लिटरेचर नहीं था, न्यू कोई फॉर्म नहीं थी, इसलिए इसको बैरन एज बोला गया। तो ठीक है, तो ये सारे जो उसको नाम दिए गए, इसके पीछे ये सब रीजंस थे। तो यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, ठीक है। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, 1399 में हेनरी फोर्थ केम ऑन थ्रोन, यानी कि हेनरी फोर्थ जो थे वो राजा बने थे, ठीक है। 1430 में क्या हुआ, हेनरी फिफ्थ अगेन केम ऑन थ्रोन, हेनरी फिफ्थ आए। 1417 में इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1417 में क्या हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट हो गया था जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हुआ था, 1453 बताया था एंड ऑफ 100 ईयर्स वॉज, मैंने आपको बताया फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में जो युद्ध चल रहा था, 100 ईयर्स का युद्ध चला था, वो भी आपका एंड हो गया था,
ठीक है। तो 1453 में ये सब हुआ था। उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ और हुई थी कि वहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी कि एक 1453 में आपके टर्किश इन्वेडर्स आए थे, ठीक है, यूरोप में। तो टर्किश यूरोप जो आए थे, उन्होंने जो लर्निंग एक तरह से लाइब्रेरी काइंड ऑफ, तो उस सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो बाद में यूरोप के लोगों ने उसको रिफॉर्म करा, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसको रिफॉर्म, यानी रिफॉर्म मतलब उसको दोबारा से हम इकट्ठा करेंगे, जो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय करा था, क्योंकि टर्किश के लोग वहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए थे, ठीक है। उसके बाद 1511 में न्यू रिलीजन केम इन इंडिया इज प्रोटेस्टेनिज्म। प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट बेसिकली क्या होता है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, है ना। तो प्रोटेस्ट कौन लोग होते हैं, जो दे आर मेंबर ऑफ द क्रिश्चियन चर्च एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कैथोलिक चर्च, ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुआ क्योंकि कैथोलिक के जो रूल्स थे वो लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे थे। उस टाइम पे जो कैथोलिक के जो प्रीस्ट थे, तो वो लोग क्या सोचते थे कि वो सिर्फ उन लोगों को ही पढ़ाते थे जो एरिस्टोक्रेटिक और रॉयल फैमिलीज वाले होते थे, ठीक है। और ढंग से जो मतलब कैथोलिक के जो रूल्स होते हैं उनको उन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया था, जो कि एक नॉर्मल लोगों पे, जो आम जनता पे फॉलो नहीं होते थे। सिर्फ रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को ही उनको फ़ायदा मिलता था। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो इसकी वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा बाय मार्टिन लूथर, यानी कि फर्स्ट सबसे पहले किसने करा था। एक चीज़ आपको पता ही होगी, 1492 में डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय वास्को डी गामा 1492 1498 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का भी आपका खोज हुई और इंडिया की भी वास्को डी गामा बाय था, ठीक है। 1511 में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ बाय मार्टिन लूथर, यानी मार्टिन लूथर जो थे, जिनके जो लीडर थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में पूरा एक मतलब उन्होंने स्टार्ट करा था, है ना। तो वो सब हुआ था अगेंस्ट द कैथोलिक। मैंने जैसे आपको बताया कि कैथोलिक जो लोग थे, जो प्रीस्ट थे, वो लोग ये मानते थे कि नहीं, ये सारे जो कैथोलिक के जो रूल्स हैं वो एक रॉयल फैमिलीज के लिए हैं, लेकिन जबकि अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मार्टिन लूथर ने बोला था कि हमें, कि आम लोगों को प्रीस्ट की कोई नीड ही नहीं है। प्रीस्ट ओनली नीड टू फॉर द नेम ऑफ द बाइबल, के समझाने के लिए बाइबल में है क्या, बाइबल ये सब चीज़ों के लिए प्रीस्ट की जरूरत है। लेकिन अगर साल्वेशन चाहिए तो साल्वेशन के लिए प्रीस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो कुछ लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, जो नॉर्मल लगे, तो उनको इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो फिर जो कैथोलिक्स थे और जो प्रोटेस्ट थे, उनसे मिलकर एक प्योरिटिन्स और आ गए, जो कि कैल्विन्स, जिन्होंने कैल्विन्स को फॉलो करा। बेसिकली वो कैल्विन्स को फॉलो करते थे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या था कि यूरोप में प्रोटेस्ट जो होता था वो कैल्विनिज्म था, बाय जॉन कैल्विन। यूरोप में जो प्रोटेस्ट हुआ वो बाय जॉन कैल्विन के थ्रू हुआ। और उससे क्या हुआ, कैल्विन के जो इन्फ्लुएंस से जो यूरोप में आए, ठीक है, वो प्योरिटिन्स बने। और दे बिलीव ओनली क्रिश्चियनिटी। प्योरिटिन्स का आपको पता है जॉन मिल्टन के टाइम पे भी आएगा वो। तो दे बिलीव ओनली क्रिश्चियनिटी, नॉट अ कैथोलिक चर्च, ठीक है। 1547 में क्या हुआ था, 1547 में डेथ ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की डेथ हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता, मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्ट चल रहा था, कैथोलिक्स जो थे वो उनको नॉर्मल लोगों को आने ही नहीं देते थे। प्योरिटिन्स बेसिकली क्या थे, प्योरिटिन्स जो थे वो पूजा वगैरह जो थे उनके मेथड, वो तो कैथोलिक को फॉलो करते थे, ठीक है। और फिलॉसफी में वो किसको फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। तो एक्चुअली में वो मानते हैं कि देवर बॉर्न सिनर, कि हम तो सिन के साथ ही हमारा बॉर्न हुआ है, और सल्वेशन के लिए हमें किसी भी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और थी 15, वहाँ पे बहुत सारी रिफॉर्मेशन वाली एज में क्या होता है, बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें आपकी साइंटिफिक होने लगी थी। साइंटिफिक यानी कि पहले जैसे लोग मानते थे क्रिश्चियन की अर्थ तो फ्लैट है, हम अगर आगे चलते चले जाएंगे तो हम हेल में गिर जाएंगे। तो बाद में इन्वेंशन ऑफ गैलीलियो पता लगा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और सेंटर नहीं है, सेंटर तो सन है जिसके चारों सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उस वाले एज में क्या होता,
साइंटिफिक चीज़ें होने लगी थी, साइंटिफिक चीज़ें डिस्कवरीज होने लगी थी, तो लोगों को क्या था, रिलीजन पे से थोड़ा सा विश्वास उठने लग गया था कि ये जो सब पहले वो बातें मानते थे ये वो सच है भी या नहीं, क्योंकि डिस्कवर्स होने लगे थे, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन होने लग गया था, लोग मतलब निकलने लगे थे, रूट्स पे निकलने लगे थे, तो लोगों का जो अर्थ को लेके जो एक था वो भी उनका जो मिथ था वो भी उनका चेंज हो गया था, ठीक है। और वहाँ पे राइटर्स जो बताती हूँ, राइटर्स कहते हैं थॉमस मोररे, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंग जेम्स ऑफ फर्स्ट, गिवन 7 लाइन स्टेंजा, ये आपका कई बार पूछा जाता है, स्टेंजा की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, स्टेंजा, ठीक है। आपका कई बार हो जाता है राइम रोल्स, 7 लाइन के स्टेंजा को राइम रोल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार ये पूछा गया है, और जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी सी, ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और बहुत सारे पॉइंट हैं आपके, गेविन डगलस हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर बार्डली है, विलियम डनबार हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिफॉर्मेशन, बैरन या रिवाइवल एज से बिलोंग करते थे। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स और उनका कुछ लिटरेरी वर्क्स को यहाँ पे बताया है, और आज हमारा आपका ये मिडाइवल एज भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी उसके बाद हम चलेंगे आप एलिजाबेथन पीरियड पे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा थर्ड एज होगा, एक्चुअली में रेनाइसेंस पीरियड होगा वो, तो रेनाइसेंस पीरियड में हम उसको डिस्कस करेंगे, एलिजाबेथन एज जो कि शेक्सपियरियन एज भी है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, बाय बाय।